हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलोट्रोप्स क्या होता है। तो सेम एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है वो कहलाते हैं एलोट्रोप्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेन। ये सभी मिलकर बने होते हैं कार्बन से ही, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हमें भी फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ने हैं। Phosphorus is found in many allotropic forms, the important ones being white, red and black. फॉस्फोरस अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। सबसे पहला है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इज ए ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है या फिर कहें ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस होता है जो वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में होता है। ट्रांसलूसेंट वह सब्सटेंस होता है जिससे लाइट तो पास हो जाती है लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट वो नहीं होता, ये थोड़ा मटमैला सा होता है। और वैक्सी सॉलिड जैसे आपने मोमबत्ती देखी होगी, इस प्रकार का सब्सटेंस होता है व्हाइट फॉस्फोरस। It is poisonous, insoluble in water, but soluble in carbon disulfide and glows in dark chemiluminescence. अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है और साथ ही साथ ये वाटर में तो इंसोल्यूबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में ये सोल्यूबल होता है। ये आपको याद रखना है। वाइट फॉस्फोरस वाटर में इंसोल्यूबल होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में ये सोल्यूबल होगा। और साथ ही साथ अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को डार्क में रख दें, बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख दें, तो अंधेरे में ये चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। इसलिए इसको कहते हैं हम केमिलुमिनेसेंस। जिस प्रकार से आपने देखी होगी नियॉन गैस भी अंधेरे में चमकने लगती है, इसी प्रकार से व्हाइट फॉस्फोरस भी डार्क में चमकने लगता है। तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस केमिलुमिनेसेंस शो करेगा। It dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving pH 3। अगर व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH सॉल्यूशन के साथ बॉयल कर दिया जाए इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो ये फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करता है, pH 3 प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होगी, P4। फॉस्फोरस आपको पता है हमेशा P4 की रूप फॉर्म में होता है। इसमें 4 फॉस्फोरस के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए P4 यानी व्हाइट फॉस्फोरस को अगर NaOH सॉल्यूशन के साथ बॉईल करें, NaOH सॉल्यूशन है एक्वस, तो इसमें वाटर भी होगा, तो यहाँ पर हम वाटर भी लेंगे। तो P4 को वाटर के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर बॉईल कर दिया जाए तो ये क्या करता है, व्हाइट फॉस्फोरस pH 3 प्रोड्यूस करता है, यानी फॉस्फीन गैस जिसको कहते हैं, फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ इसमें 3 मोल बनेंगे NaH2PO2 जिसको कहते हैं हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH सॉल्यूशन के साथ बॉईल किया, एक तो फॉस्फीन गैस बनी, साथ ही साथ जो ये कंपाउंड बन रहा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसका नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 3NaH2PO2, ये बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। White phosphorus is less stable and therefore more reactive than the other solid phases under normal condition because of angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 degree। जो white phosphorus होता है वो less stable होता है। अगर आपको पता है जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो कम स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसका कारण क्या होता है, तो इसका रीज़न है जो व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर होती है उसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगुलर स्ट्रेन के कारण जो फॉस्फोरस के एटम्स हैं वो आपस में पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होता है, जिसके कारण वो उसको लेस स्टेबल कर देते हैं। तो ये आपको मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होंगे, 4 फॉस्फोरस के एटम होंगे। ये फॉस्फोरस इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा। साथ ही साथ ये फॉस्फोरस इससे
और यहाँ पर ये इससे जुड़ा होगा। तो देख सकते हैं एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये वाला तीसरा बॉन्ड। साथ ही साथ फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर बचा रहता है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 3 उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर दिए, एक इसके ऊपर लोन पेयर बचा रहता है। तो फॉस्फोरस में जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला फॉस्फोरस, ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला फॉस्फोरस, यानी इन 3 फॉस्फोरस के बीच में जो ये वाला एंगल होगा ये होता है बहुत ही ज़्यादा कम, 60 डिग्री। यानी ये फॉस्फोरस के एटम बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है। और इसी कम एंगल के कारण जब ये फॉस्फोरस एटम पास पास होंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण ये इनको लेस स्टेबल कर देगा। या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जो फॉस्फोरस होता है उसमें कम एंगल होता है, कम एंगल के कारण इसमें एंगुलर स्ट्रेन होगा। कम एंगल के कारण फॉस्फोरस के एटम पर दबाव बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, जो इनको लेस स्टेबल कर देगा। अगर ये लेस स्टेबल हो जाएंगे तो ये व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बीच में ये 60 डिग्री एंगल। तो आपको कारण पता लग गया, एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये लेस स्टेबल होते हैं। और एंगल कितना है, 60 डिग्री। इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर इसको एयर की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो व्हाइट फॉस्फोरस में एकदम से आग लग जाती है, एकदम से ये फायर को कैच कर लेता है। और फायर को कैच करने के बाद ये P4O10 यानी फॉस्फोरस के ऑक्साइड की व्हाइट फ्यूम्स बना देता है। अब आपको पता है ये एयर में जलेगा तो फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पर P4 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एयर में, एकदम से इसमें आग लग जाएगी, फायर को ये कैच कर लेगा और P4O10 बना देगा। इसकी व्हाइट फ्यूम्स हमें उड़ती हुई दिखाई देंगी जलने के बाद। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल एज शोन इन फिगर 7.2। जो ये आपने जो मैंने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई, ये वाली ये स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है टेट्राहेड्रल से थोड़ी सी अलग, या फिर कहें जो प्रॉपर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उससे थोड़ी सी बिगड़ी हुई। P4 व्हाइट फॉस्फोरस की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है लेकिन थोड़ी सी बिगड़ी हुई। अब बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। अगर हमें रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन करना है तो रेड फॉस्फोरस हम व्हाइट फॉस्फोरस से ऑब्टेन करेंगे। हमें क्या करना है, व्हाइट फॉस्फोरस लेना है और उसको कुछ दिनों के लिए 573 केल्विन पर हीट करना है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो रेड फॉस्फोरस को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर और इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए हीट किया जा रहा है, जिससे व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed। उसके बाद जो रेड फॉस्फोरस बना, इस रेड फॉस्फोरस को अगर हम हाई प्रेशर पर हीट करेंगे, रेड फॉस्फोरस को अगर हम हाई प्रेशर पर हीट करेंगे तो हमें ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। हमें ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा अलग अलग फेजेस में। तो देखिए, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करें 573 केल्विन पर कुछ दिनों के लिए तो रेड फॉस्फोरस मिल रहा है। रेड फॉस्फोरस को अगर हीट कर रहे हैं हाई प्रेशर पर तो ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा है। रेड फॉस्फोरस पोजेसेस आयरन ग्रे लस्टर। अब बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की। रेड फॉस्फोरस की जो अपीयरेंस होती है, या फिर कहें इसकी सरफेस का जो कलर होता है वो आयरन ग्रे होता है। इस पे आयरन ग्रे कलर की चमक होती है। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। इंपॉर्टेंट है, रेड फॉस्फोरस ऑर्डरलेस होता है, इसमें से कोई भी ऑर्डर नहीं आती, यानी कोई भी गंध नहीं आती। ये नॉन पॉइजनस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस। ये इनके बीच में क्या हुआ, एक डिफरेंस हुआ। साथ ही साथ जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाटर में इंसोल्यूबल होता है और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसोल्यूबल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस में क्या था, वो वाटर में इंसोल्यूबल था, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल था। लेकिन यहाँ पर
रेड फॉस्फोरस वाटर में भी इंसोल्यूबल, कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसोल्यूबल, ये भी डिफरेंस। केमिकली अगर हम बात करें, रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। केमिकली अगर हम बात करें, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि रेड फॉस्फोरस में एंगुलर स्ट्रेन नहीं होता। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें एक और डिफरेंस है, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो डार्क में ग्लो नहीं करता, जबकि जो व्हाइट फॉस्फोरस था वो डार्क में ग्लो कर रहा था, चमक रहा था, केमिलुमिनेसेंस था। ये केमिलुमिनेसेंस नहीं है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इट इज पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक्ड टुगेदर इन द मैनर एज शोन इन फिगर 7.3। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पॉलीमर होता है, इसमें P4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं चेन के रूप में। जैसे कि आपको मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। ये P4 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है। व्हाइट फॉस्फोरस में क्या था, 4 फॉस्फोरस थे, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा था। और क्या हो रहा था, ये वाला फॉस्फोरस इससे जुड़ रहा था। लेकिन रेड फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है। रेड फॉस्फोरस में ये फॉस्फोरस इससे जुड़ रहा है, ये इससे, ये इससे, लेकिन जो ये वाला फॉस्फोरस है ये इससे नहीं जुड़ रहा, बल्कि ये वाला जो फॉस्फोरस है ये अगला जो P4 मॉलिक्यूल होगा उससे जुड़ जाएगा। इस तरीके से इनमें क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो फॉस्फोरस है ये अगले P4 मॉलिक्यूल के फॉस्फोरस से जुड़ रहा है। ऐसे ये वाला फॉस्फोरस इधर जुड़ेगा, ये वाला फॉस्फोरस इधर जुड़ेगा। इस तरीके से इनकी एक लंबी चेन बन जाती है, यानी n नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल इनमें जुड़ सकते हैं। n कितना भी हो सकता है। और इसी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, रेड फॉस्फोरस में एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है। एंगुलर स्ट्रेन कम होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ज़्यादा स्टेबल होंगे तो लेस रिएक्टिव होंगे। तो इनका लेस रिएक्टिव होने का कारण क्या हुआ, इसमें एक पॉलीमर की चेन बन जाती है। पॉलीमर की चेन बनने के कारण इनमें एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरे एलोट्रोपिक फॉर्म ब्लैक फॉस्फोरस की। ब्लैक फॉस्फोरस हैज 2 फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। जो तीसरा एलोट्रोप है फॉस्फोरस का, ब्लैक फॉस्फोरस, उसकी भी 2 फॉर्म है। पहली अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरी बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ये फॉर्म आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन। अगर हमें ब्लैक फॉस्फोरस की जो पहली फॉर्म है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस वो बनानी है, तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, रेड फॉस्फोरस को एक सील्ड ट्यूब में लिया जाता है। सील्ड ट्यूब का मतलब बंद ट्यूब, जो दोनों तरफ से बंद हो। एक सील्ड ट्यूब में लिया जाएगा और इस सील्ड ट्यूब को 803 केल्विन पर हीट किया जाएगा। ये मान लीजिए ये हमने एक बंद ट्यूब ली। इस बंद ट्यूब में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस भरेंगे। इस बंद ट्यूब को 803 केल्विन पर हम हीट करेंगे तो ये रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में। इट कैन बी सबलाइम्ड इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं, यहाँ पर आया टर्म सबलाइम्ड। आपने सब्लिमेशन पढ़ा होगा। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ होगा, जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है उसको डायरेक्टली एयर में सब्लाइम्ड किया जा सकता है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा ब्लैक जो फॉस्फोरस होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है ओपेक मोनोक्लिनिक। इसके जो क्रिस्टल होंगे वो ओपेक मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में होंगे। ये आपको याद रखना है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। अगर अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस को एयर में रख दें तो एयर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, अगर खुले में रख दें, और ऑक्सीडेशन इसका एयर की प्रेजेंस में नहीं होगा। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। अगर अब हमें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस तो बन गया, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस अगर हमें बनाना है तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस लिया जाता है और व्हाइट फॉस्फोरस को हाई प्रेशर पर और 473 केल्विन पर हीट करके बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनाया जा सकता है। व्हाइट फॉस्फोरस को क्या करना है, हाई प्रेशर पर और 473 केल्विन पर हीट करना है, जिससे वो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट फॉस्फोरस।
इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। और जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है, ये अगर इसको खुले में रख दिया जाए एयर में तो 673 केल्विन तक ये एयर में बर्न नहीं होगा। अगर टेम्परेचर 673 केल्विन से ऊपर चला जाए, 673 केल्विन से टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो ये एयर में बर्न हो जाएगा। अगर 673 यानी 673 केल्विन से टेम्परेचर नीचे है तो ये एयर में बर्न नहीं होगा, इसको एयर में रख सकते हैं।